अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था ग्राफ से मुतालिक। दो तरह के ग्राफ आपके सिलेबस के अंदर शामिल थे जिन्हें हम अपने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं ग्राफ से मुतालिक काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे अंदाज कि अगर आप सारे ग्राफ को याद करने के बजाय कोई एक स्केच बना लें ग्राफ्स का, तो आप वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आज टॉपिक वही ग्राफ का है और इसके साथ शामिल करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को। पहला ग्राफ हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ में से दो अंदाज मैंने बताए थे कि आप इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। तो आज एक नया तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपने ग्राफ का स्लोप वहाँ कैसे फाइंड करना है। स्लोप ऑफ द ग्राफ कोई भी हो, मैंने सिंपलर ट्रिक बताई थी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पर है उसे एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी से तकसीम कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पर टाइम, दोनों को तकसीम कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी बनती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी के बराबर होगा। स्लोप वेलोसिटी देगा। एरिया किस चीज के बराबर होगा? एरिया, जो फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पर है उसे एक्स एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी से ज़रब कर लेना है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से ज़रब करेंगे। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने नहीं देखी जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के हासिल ज़रब से हमें मिले, तो नो इन्फॉर्मेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका एरिया ना निकाल लें। कोई फिजिकल क्वांटिटी बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो जाने दें। नो इन्फॉर्मेशन को वो ऑप्शन आपको ज़रूर देगा। अब यहां से गौर कीजिएगा, ये ग्राफ्स हमने पढ़े थे। पहला हमारे पास ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। अब इसका स्लोप जीरो है। कैसे जीरो है? स्लोप के लिए एक और फार्मूला ध्यान में रखिएगा। स्लोप डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद मिकदार में तब्दीली और एक्स एक्सिस पर मौजूद मिकदार में तब्दीली से तकसीम करने से हमें स्लोप मिल जाएगा। अब गौर करें, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक ही पॉइंट पर ठहरा हुआ है, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो वाई एक्सिस वाले मिकदार में किसी किस्म की चेंज नहीं है, जीरो चेंज है। एक्स एक्सिस पर टाइम चाहे बदल रहा है, टाइम को हम यहाँ पर t2 माइनस t1 कर दें, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर जीरो ओवर समथिंग इसे जीरो कर देगा। इसका मतलब स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर है, तो वेलोसिटी जीरो। क्लियर? दूसरे ग्राफ के लिए आ जाए। वर्टिकल लाइन हमने देखी थी। वर्टिकल लाइन के लिए देखिए, पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस वाली मिकदार में तब्दीली आ रही है, हर पॉइंट के ऊपर। तो वाई एक्सिस में जो तब्दीली है वो ज्यादा से ज्यादा है, डेल्टा वाई। आप इस चेंज को फर्ज कर लेते हैं, इनिशियल तौर पर ये y1 थी, आखिर में y2 हो गई है, y2 माइनस y1 कर ले इसे। वर्टिकल एक्सेस के ऊपर जो भी मिकदार मौजूद है उसमें तब्दीली आ रही है, डिवाइडेड बाय टाइम में तो कभी तब्दीली नहीं आ रही, तो टाइम में तब्दीली जीरो। समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी को जाहिर करता है। समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी। तो यहां इसीलिए हमने कहा था कि एक वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप इन्फिनिटी को जा पहुंचता है, स्लोप के इन्फिनिटी पहुंचने की वजह से वेलोसिटी इन्फिनिटी हो जाती है। क्लियर? तो ये दो मेथड ध्यान में रखिएगा। पहला स्लोप का अंदाज कि जो भी मिकदार वाई एक्सिस पर है उसे एक्स एक्सिस वाली मिकदार से तकसीम करना है। दूसरा स्लोप का अंदाज कि अगर हमें एंगल प्रोवाइड कर दिए जाए, एंगल बेस्ड, हमने सिखाया था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेनी है ग्राफ के साथ और ये देखना है कि एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और tan थीटा की भी वैल्यू एंगल के बढ़ने से बढ़ जाती है और एंगल के कम होने से कम हो जाती है, तो वो स्लोप को जाहिर करेगा। आज तीसरा मेथड बता दिया कि जो भी मिकदार वाई एक्सिस पर है उसमें तब्दीली और जो भी मिकदार एक्स एक्सिस पर है उसमें तब्दीली, इन दोनों के दरमियान में रेशो बना लीजिएगा और वो आपको स्लोप दे रही होगी। क्लियर? फिर हमने ग्राफ देखा था कि स्ट्रेट लाइन हो और सेंटर में से पास कर जाए। यहां पर गौर करें, ये पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप देती है। स्लोप इसका क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट।
पॉजिटिव कांस्टेंट से मुराद क्या है, जितनी वाई एक्सेस वाली मिकदार बढ़ रही है उतनी एक्स एक्सेस वाली मिकदार बढ़ रही है, दोनों में एक जैसी तब्दीली आ रही है। और तब्दीली भी कैसे आ रही है, दोनों मिकदारें बढ़ रही हैं, दोनों मिकदारें एक जैसी बढ़ रही हैं, तो स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, जो जाहिर करेगा कि वेलोसिटी जो इसके स्लोप से हासिल होगी वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगी। क्लियर? ये तीसरा ग्राफ था। चौथा ग्राफ हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ग्राफ कर्व्ड लाइन हो, कर्व्ड लाइन हो, उस कर्व्ड लाइन के लिए आप एंगल बनाए, अगर एंगल बढ़ रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा होगा। अब इस लाइन के लिए भी हमने छोटे छोटे एंगल्स बनाए थे, ऐसे हर पॉइंट पर एंगल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो एंगल के बढ़ जाने की वजह से स्लोप बढ़ गया, और स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, तो ये जाहिर करेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। फिर हमने एक ग्राफ ये देखा था कि अगर हमारे पास कर्व्ड लाइन हो लेकिन टाइम एक्सेस की तरफ बेंड हो रही हो, ये पहली है डिस्प्लेसमेंट एक्सेस की तरफ बेंड होने वाली, ये जाहिर करती है कि वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज कर रही है। और दूसरा ग्राफ जो कि टाइम एक्सेस की तरफ बेंड हो रहा हो, ये जाहिर करेगा कि जिस्म की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। उसकी वजह, अगर इसके स्लोप को चेक करना चाहे, हमने पहले भी देखा था, यहाँ एंगल कम होता होता आखिर में ये पैरेलल टू टाइम एक्सेस होना शुरू हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए एंगल जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे स्लोप कम हो रहा है, स्लोप के कम हो जाने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह का एक ग्राफ बना लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। अब इसी के लिए एक और दूसरा ग्राफ बना लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास अब भी, लेकिन यहां पर गौर करें, ग्राफ इस तरह से हो कि डाउनवर्ड सारे आ रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन अब भी डाउनवर्ड है, एक कर्व्ड लाइन अब भी डाउनवर्ड है, और यहां एक कर्व्ड लाइन अब भी डाउनवर्ड है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर इसका स्लोप ये नेगेटिव इंक्रीजिंग होगा। नेगेटिव से मुराद क्या है और इंक्रीजिंग क्यों है? देखिए स्लोप आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, स्लोप अब भी एंगल भी बढ़ रहा होगा, लेकिन नेगेटिव की टर्म यहां पर इंडिकेट कर रही है स्लोप से जो क्वांटिटी जाहिर की जा रही है, जैसा कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन के अंदर चेंज आ जाएगा। पहले डायरेक्शन अपवर्ड थी तो अब डाउनवर्ड होगी, या डाउनवर्ड थी तो अपवर्ड हो जाएगी, नेगेटिव साइन ये जाहिर करेगा। यहां पर अब भी स्लोप कांस्टेंट है, जितनी वाई एक्सेस की मिकदार कम हो रही है उतनी एक्स एक्सेस वाली मिकदार बढ़ रही है, दोनों के दरमियान में एक जैसा ताल्लुक है। लेकिन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जिस भी क्वांटिटी को इसके स्लोप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। इसके लिए गौर कीजिएगा, ये नेगेटिव डिक्रीजिंग को जाहिर करेगा। ये ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर ये नेगेटिव डिक्रीजिंग है स्लोप, इसका स्लोप इसका क्या है? नेगेटिव डिक्रीजिंग, जो जाहिर करेगा वेलोसिटी इज नेगेटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो ये इंफॉर्मेशन आपने जहन में रखनी है। ये दो शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो ये दो ग्राफ बना के सारी इंफॉर्मेशन वहां से ली जा सकती है। इसके बाद दूसरा ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी हो और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो, वेलोसिटी को वर्टिकल लेवल पर और टाइम को हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर लिया जाए, तो उस केस के अंदर यही दो ग्राफ आपने बनाने हैं। पहला यहां पर देखें, अगर डायरेक्शन ग्राफ्स की डाउनवर्ड हो, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व्ड लाइन भी हो सकता है। यहां पर गौर कीजिए, अब स्लोप पहले इस ब्लू लाइन से जो जाहिर किया गया, स्लोप इसका ये नेगेटिव इंक्रीजिंग है, नेगेटिव इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग से मुराद क्या है? एंगल हर लम्हे बढ़ रहा है, हर लम्हे एंगल बढ़ने की वजह से स्लोप बढ़ेगा, जो जाहिर करेगा इस स्लोप से जो भी क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी बन रही है उसकी मिकदार बढ़ती जा रही है। लेकिन नेगेटिव टर्म जाहिर करेगी कि उसकी डायरेक्शन बदल गई है, पहले जो भी डायरेक्शन थी अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स में है। दूसरा, अब भी ग्राफ का एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट इसका स्लोप है। इसका नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप ये बता रहा है कि दोनों वर्टिकल एक्सिस पर मौजूद जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसकी भी एक जैसी मिकदार घट रही है और उतनी ही मिकदार में टाइम बढ़ रहा है। स्लोप एक जैसा ही है, जो जाहिर करेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ये नेगेटिव कांस्टेंट होगा। लास्ट वन ग्राफ जो यहां पर रिप्रेजेंट किया है ग्रीन लाइन से,
इसके अंदर गौर कीजिएगा, इसका जो स्लोप है ये नेगेटिव डिक्रीजिंग है, स्लोप नेगेटिव डिक्रीजिंग है, जो जाहिर कर रहा है एक्सेलरेशन ये नेगेटिव डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डिक्रीजिंग है। ये इंफॉर्मेशन ली जाती है ग्राफ्स में से। तो आपने इस तरह के ग्राफ बना लेने हैं और एक ही ग्राफ से आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दूसरा ग्राफ इसी वेलोसिटी और टाइम के लिए, अगर इनकी डायरेक्शन अपवर्ड हो, उस केस के अंदर यहां ये जो कर्व ग्राफ हमारे पास मौजूद है, इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। स्लोप से वेलोसिटी को टाइम पर तकसीम करेंगे, एक्सेलरेशन बनेगा जो जाहिर करेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। इस ग्राफ के लिए जो कि एक है स्ट्रेट लाइन सेंटर में से पास कर रही है, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। इस ग्राफ के लिए जो बेंड हो रहा है टाइम एक्सेस की तरफ, कर्व लाइन है हमारे पास, इसका स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, स्लोप से एक्सेलरेशन जाहिर हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से आपने ग्राफ्स में से इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब इस ग्राफ के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लें, एक वर्टिकल लाइन भी बना लें। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही होगी, तो वेलोसिटी में तब्दीली को जीरो करेंगे, टाइम से तकसीम करेंगे 0/समथिंग, तो इसका मतलब स्लोप जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे इस तरह के, तो वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, 0 डिवाइडेड बाय टाइम, 0/समथिंग 0 बन जाता है, तो इसका मतलब स्लोप इसका 0 बन जाएगा और स्लोप एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। एक वर्टिकल लाइन लगा ले यहाँ पर, इस वर्टिकल लाइन के लिए ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी में तब्दीली है, टाइम बदल नहीं रहा, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, तो स्लोप इसका इन्फिनिटी होता है, जो जाहिर करेगा कि एक्सेलरेशन इन्फिनिट है, जो कि प्रैक्टिकली तौर पर पॉसिबल नहीं है, इसको अचीव करना नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि अगर इन्फिनिट एक्सेलरेशन जिस्म के पास हो, तो उससे पहले हमें एक इन्फिनिट फोर्स की जरूरत होगी जो उसे इन्फिनिट एक्सेलरेशन दे सके। अब नेचर के अंदर कोई इन्फिनिट फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब इन्फिनिट एक्सेलरेशन भी जिस्म के पास कभी नहीं हो सकता। ये सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं अपनी स्लोप के लिए। अब एक जनरल ट्री मैंने बनाया हुआ है, इस जनरल ट्री को आपने जहन में रखना है स्लोप्स के लिए। अगर आपने मुख्तलिफ तरह की क्वांटिटीज के दरमियान में स्लोप्स को फाइंड करना हो, तो आप ये जनरल ट्री भी बना सकते हैं एक जैसा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इसी तरह से यहां पर देखिए, एक स्ट्रेट लाइन हो और डायरेक्शन अपवर्ड हो, ये एरो हेड बता रहे हैं। स्लोप अभी हमने देखा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहता है और इंक्रीजिंग होता है। स्लोप से जो भी क्वांटिटी जाहिर हो रही होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर ग्राफ इस तरह से हो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, स्लोप नेगेटिव और स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी जाहिर की जा रही होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ एक वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप इन्फिनिट और उसके स्लोप से जो भी फिजिकल क्वांटिटी जाहिर हो रही होगी उसकी मिकदार इन्फिनिटी को पहुंच जाएगी। तो ये जनरल ट्री आपने जहन में रखना है, इससे आप किसी भी ग्राफ को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमने नहीं समझना, वेलोसिटी टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम है, आपको डिस्टेंस टाइम भी दे सकता है। इसी तरह से और भी हमारे जनरल फार्मूलाज, जितने भी हमारे कोर्स के अंदर फार्मूलाज मौजूद हैं, उनके अंदर कुछ क्वांटिटीज को कांस्टेंट करने से बाकी क्वांटिटीज के दरमियान में एक रिलेशनशिप बन जाता है। उन रिलेशनशिप के अंदर ग्राफ किस तरह के होंगे और एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ ताल्लुक क्या रखती है, इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बेसिक के ऊपर 3 लेक्चर्स कराए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज बाय रशीद साइंस एकेडमी इसको टाइप करेंगे, वो बेसिक 3 लेक्चर आप अपने वहाँ से सुने ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों कि किस तरह से क्वांटिटीज़ के दरमियान में ताल्लुक बनते हैं। और वहाँ से जैसे ही आप अपने उस बेसिक को मजबूत कर लेंगे तो फिर इन लेक्चर्स के ऊपर आइएगा, ठीक है।
इसके बाद दो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं इन ग्राफ्स में से। हमेशा याद रखिएगा, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए स्लोप सिंगल होता है, कोई एक सिंगल स्लोप होगा। जैसा कि यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एक स्लोप एग्जिस्ट करता है और एक जैसा स्लोप होगा। इसीलिए हमने हर लम्हे, चाहे वर्टिकल लाइंस हो, ये हो, इसके लिए हमने क्या कहा था कि स्लोप इज कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद क्या है कि एक ही स्लोप निकलेगा। दूसरा, अगर कर्व ग्राफ हो आपके पास, उसके मल्टीपल स्लोप हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्लोप्स एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर गौर कीजिएगा, ये कर्व्ड ग्राफ है, इसके एक से ज्यादा स्लोप बन सकते हैं। ये कर्व्ड ग्राफ है, इसके एक से ज्यादा स्लोप बन सकते हैं। लेकिन मिडल वन स्ट्रेट लाइन है, इसका एक स्लोप बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एक स्लोप। ये कर्व्ड लाइन है, इसके लिए मल्टीपल स्लोप्स बन जाएंगे। ये भी कर्व्ड लाइन है, इसके लिए भी मल्टीपल स्लोप्स बन जाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एक स्लोप एग्जिस्ट करेगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका भी एक स्लोप एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा सिंगल स्लोप रखेगा और कर्व्ड ग्राफ हमेशा मल्टीपल स्लोप्स रखेगा। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशंस। न्यूटन ने दी थी, तीन इक्वेशंस इसने अपनी दी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई हो, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाए और वो एक्सेलरेशन हासिल कर ले, तो हरकत की पहली मसावत फाइनल वेलोसिटी, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान में ताल्लुक को बयान करती है। अब यहाँ पर गौर करें, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। हो सकता है वो आपको जिस्म का एक्सेलरेशन बता दे, इतने टाइम के लिए ये एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी बता दें। हो सकता है वो फाइनल वेलोसिटी बता दे, इनिशियल वेलोसिटी बता दे, टाइम बता दे, एक्सेलरेशन आपसे पूछ ले। तो आपने इनमें से सारी वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, फार्मूला बेस्ड जो मैंने आपको बताई हैं कि एक फार्मूला में से किस तरह से। अब यहाँ पर गौर करें, अगर जिस्म की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो वी एफ और ए टी के दरमियान में किस तरह का ग्राफ बनेगा, किस तरह का ताल्लुक होगा, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हरकत की दूसरी मसावत, S बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S वो फासला जो एक जिस्म कवर करता है, वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है और ए एक्सेलरेशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको एक और भी अंदाज में लिखते हैं, वी एफ स्क्वायर बराबर है 2as प्लस वी आई स्क्वायर, वी आई स्क्वायर प्लस 2as भी लिखते हैं, जिस तरह से भी आप इसको लिखना चाहें। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी बता दे, एक्सेलरेशन बता दे, फासला बता दे, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपके पास फासला इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फासला के बारे में, डिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देखिए, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अगर क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर देखिए, टाइम के बारे में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर टाइम उसने नहीं बताया तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से कोई एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर होती है, तो आपने अंदाजा करना है कि कौन सी चीज आपको नहीं दी गई। जो चीज नहीं दी गई उससे आपने डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने इस्तेमाल करना है। अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्री फॉल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म फ्री फॉल के अंदर हो, उस केस के अंदर जिस्म के दो हम केसेस कंसीडर कर लेते हैं। पहले फॉल कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के जेर असर फ्री फॉल के अंदर जिस्म जमीन की तरफ आ रहा हो, उस वक्त ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। पहली बात बच्चे ज़हन में रखिएगा, वैल्यू ऑफ जी जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जा रहा होता है, ये पॉजिटिव होता है। उसकी वजह, जब भी जिस्म जमीन की तरफ आता है वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन आप जो जिस्म के पास होगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए की जगह पर एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देंगे, जी टी बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर है वी आई टी, हाफ ए की जगह पर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट कर देंगे और टी स्क्वायर आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और फासला आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस बदल जाएंगे। दूसरा केस है
इफ द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, अगर जिस्म को एक इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ ऊपर की जानिब फेंका जाए, ऊपर की जानिब फेंका जाए, तो उस केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। अब वेलोसिटी के कम होने की वजह से एक्सेलरेशन जो भी जिस्म हासिल करेगा वो नेगेटिव होगा। उसकी वजह, इसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है, इसको डिसेलरेशन भी कहा जाता है। अब फ्री फॉल के अंदर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हासिल करेगा, अब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज कर रही है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को वी एफ बराबर होगा वी आई। अब माइनस की टर्म बता रही है कि जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, तो माइनस जी टी से लिखेंगे। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GS, इसको लिखा जाएगा। एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जा रहा है, रिटार्डेशन डिसेलरेशन बन जाएगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कुछ फार्मलिज्म जिनको आपने अपने पास नोट करके रखना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास केस था जब एक बॉडी को थ्रोन किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, एक फ्री फॉल के अंदर जब बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ऐसे इस तरह से अगर आप उसको फेंकें, तो उस केस के अंदर कुछ आपने पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी आप किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे? हाइट को हमेशा h से जाहिर किया जाता है, h बराबर होगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g से। उसकी वजह हमारे पास हरकत की थर्ड मसावात, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर बराबर है वी आई स्क्वायर प्लस 2GS के। ठीक है, अब यहाँ से जब मैक्सिमम हाइट एक जिस्म एक्वायर कर लेता है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर ये टर्म 0 है तो यहाँ से गौर कीजिएगा, वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GS, h बराबर होगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2GH। तो ये रिलेशन आपके पास है। अगर जिस्म को वर्टिकली अपवर्ड फ्री फॉल के अंदर थ्रो किया जाए तो उसकी मैक्सिमम हाइट h ओवर वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g से हासिल होगी। टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ाई का जो वक्त है, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है जब जिस्म नीचे की तरफ उतर रहा होता है। ये दोनों टाइम आपको हासिल होंगे इस फार्मूला से। t बराबर है वी आई डिवाइडेड बाई जी। सिंपल है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन वेलोसिटी को टाइम से तकसीम करने से हासिल होता है। टाइम को हासिल करना है, टाइम क्या होगा, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से तकसीम कर लेंगे। अब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर t बराबर होगा v ओवर a और v इनिशियल वेलोसिटी होगी, a ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर जिस्म का उड़ान का वक्त देखना चाहेंगे, देखें ऊपर चढ़ने के लिए जितना कुछ उसे टाइम लगा और नीचे उतरने के लिए जितना कुछ टाइम लगा, दोनों का सम कर देंगे। दोनों का सम करने से 2vi ओवर g आपके पास ये मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा। अगर वही वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से ड्रॉप की गई जिस्म क्या कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो ये इस फार्मूला से हासिल होगा 2gh अंडर रूट। अब आप इसको हासिल कहाँ से कर सकते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। जब एक जिस्म को छोड़ा जाता है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर चले जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, वी एफ स्क्वायर बराबर होगा 2gh के। आप वी एफ फाइंड करना चाहेंगे तो 2gh अंडर रूट, यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ फॉल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब जिस्म को प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है तो उस वक्त वेलोसिटी ऑफ फॉल क्या होगी, वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। ये था कुछ फार्मूलाज जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर इस्तेमाल करने हैं कि अगर हमें जिस्म का फासला मालूम करना हो, जिस्म का वो टाइम क्या कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनको अगर हमने मालूम करना है तो हम ये फार्मूला अपने इस्तेमाल करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।